जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डूरंड कप 2026 में पहली बार कौन सा शहर मेजबान बना है? आंसर हो जाएगा इसका रांची। तो झारखंड की कैपिटल रांची को पहली बार डूरंड कप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। डूरंड कप क्या है? तो यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो डूरंड कप 2026 के लिए मेजबान शहरों की हाल ही में घोषणा की गई है। मेजबान शहरों की घोषणा का मतलब यह है कि डूरंड कप 2026 का आयोजन किन किन शहरों में किया जाएगा। इस बार डूरंड कप का जो आयोजन हो रहा है यह इसका 135वां संस्करण है। 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन होगा और ये 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता, रांची, ये पहली बार मेजबानी कर रहा है डूरंड कप की, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी। और जो फाइनल मैच होगा ये कोलकाता में खेला जाएगा। इस बार कुछ ऐसी टीमें हैं जो पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जैसे डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब है। ये श्रीलंका का सशस्त्र बल का फुटबॉल क्लब है। इसके अलावा नोंग कसेह स्पोर्ट्स ये शामिल हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों सोशल एंड कल्चरल क्लब जो कि मेघालय प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम है वो भी इसमें हिस्सा ले रही है। डूरंड कप के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी और हेनरी मॉर्टिमर डूरंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एक अंग्रेज था। और इसका आयोजक कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी विशेषता यह है कि यह एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2025 का जो डूरंट कप है ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने जीता था। खेलों से रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफियां भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ईरानी कप भी क्रिकेट से रिलेटेड है। और संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप फुटबॉल से, आगा खान कप, सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी ये हॉकी से रिलेटेड है। डेविस कप और विली जीन किंग कप ये टेनिस से रिलेटेड है। थॉमस कप और ओवेर कप ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, लेकिन जो थॉमस कप है ये पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है और ओवेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि थॉमस कप 2026 और ओवेर कप 2026 को किसने जीता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुर्गा स्क्वाड का गठन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक दुर्गा स्क्वाड का गठन किया गया है और इसका उद्देश्य है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम करना और पुलिस सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्रदान की जाएगी। और इस दुर्गा स्क्वाड का जो काम है वो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम करना और इसमें 24 घंटे सेवा उपलब्ध होगी, ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसमें 500 पुलिस थानों में साइबर सहायता डेस्क भी स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो कोलकाता इसकी राजधानी है। RN रवि यानी रविंद्र नारायण रवि इसके गवर्नर हैं। शुभेंदु अधिकारी ये बीजेपी के हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार को हटाया है उन्होंने और बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। विधानसभा की यहाँ पर 294 सीटें हैं। नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुंदरबन, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, बक्सा, सिंगालीला, नेओरा और नेओरा घाटी ये सभी यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने तक्षशिला के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर किस देश को चेतावनी दी है?
आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो तक्षशिला जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के द्वारा जो तक्षशिला है उसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा था। ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी यूनेस्को ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अब कारण क्या है, चेतावनी क्यों दी है? तो पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने तक्षशिला के मोराडू बौद्ध मठ और सिरकप स्थल पर सीमेंट और आधुनिक चिनाई का प्रयोग किया, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की है, सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं। जबकि यूनेस्को ये मानता है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दो, उसका रख रखाव करो, उसका बचाव करो, लेकिन पाकिस्तान वाले उसमें सीमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यूनेस्को ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहा है कि इस प्रकार के कार्य न करो, चेतावनी दी है कि, और ये कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मानकों का उल्लंघन होगा तो इससे जो तक्षशिला है उसकी जो मौलिकता है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको नए तरीके से नहीं बनाना है, वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, लेकिन उसका रख रखाव करो, मैनेजमेंट करो। अब दोस्तों, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में डालकर डीलिस्ट भी किया जा सकता है। तक्षशिला के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों, ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद की ये निकट है और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय का ये एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा है। और इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ पर वेद, आयुर्वेद, गणित, राजनीति, युद्ध कला और दर्शन जैसे विषय चलते रहे हैं। और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेदाचार्य चरक और पाणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं, ये यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। अनेक स्तूप और विहार यहाँ पर स्थित हैं। इसे 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसकी विशेषता ये है कि ये गंधार सभ्यता का प्रमुख नगर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिमपैक 2026 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा विमान होनोलुलु हवाई पहुंचा है? आंसर हो जाएगा इसका P-8I एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों, जो रिमपैक अभ्यास है ये अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है और अमेरिका के हवाई में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें भाग लेने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट भारत का गया है, यानी भारत ने भी उसमें हिस्सेदारी दी है। तो दोस्तों, अगर हम P-8I विमान की बात करें तो यह लंबी दूरी की समुद्री निगरानी करता है और पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम है और समुद्री गश्त और निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप इस विमान को देख सकते हैं और ये विमान हाल ही में रिमपैक अभ्यास 2026 में शामिल हुआ है। रिमपैक की अगर हम बात करें तो इसे रिम ऑफ द पैसिफिक समुद्री अभ्यास बोला जाता है। 24 जून से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार इसका 30वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। हवाई प्रशांत महासागर में इसका आयोजन हो रहा है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। अमेरिका के द्वारा इसका आयोजन होता है और यह विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये गुजरात की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। 1 से 28 जुलाई तक इसका आयोजन होगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, साइबर स्कॉटिंग और महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जो साइबर अपराध होते हैं उनको कंट्रोल करना। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन अमिस्ताद भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने चलाया है। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन हॉक आई
अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बोरजुली को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों, असम में जो बोरजुली है उसे हाल ही में जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है और ये असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका उद्देश्य जंगली धान की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता धरोहर स्थल क्या होते हैं? तो यह एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर दुर्लभ, विशिष्ट, दृष्टि से महत्वपूर्ण जैव विविधता पाई जाती है। इसका उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना। और इसको घोषित करने का जो कानूनी प्रावधान है वो ये है कि जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसकी धारा 37 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया जाता है, यानी किसी क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्मी ग्रीन मॉलिक्यूल्स ने किस देश की कंपनी के साथ ग्रीन मेथनॉल आपूर्ति समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका जापान। तो दोस्तों, भारत की कंपनी है एक्मी ग्रीन मॉलिक्यूल्स, तो उसने हाल ही में जापान की मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी के साथ समझौता किया है 3 जुलाई 2026 को। तो इसमें क्या किया जाएगा कि 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल की आपूर्ति की जाएगी पारादीप ओडिशा से। ठीक है, यानी कि ग्रीन मेथनॉल का जो निर्माण होगा वो पारादीप ओडिशा में होगा और फिर इसकी आपूर्ति किसको की जाएगी? इस कंपनी यानी जापान की जो कंपनी है इसको की जाएगी। ठीक है, ग्रीन मेथनॉल की अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CH3OH होता है और यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनने वाला एक कम कार्बन वाला ईंधन है। और दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो समुद्री जहाजरानी और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग करने से कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उत्तर प्रदेश सड़क परियोजनाओं को हाल ही में किसने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में दिल्ली उत्तर प्रदेश सड़क परियोजना को मंजूरी दी है, यानी कि दिल्ली उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सड़क परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने और इन परियोजनाओं की जो लागत है वो है 14,115 करोड़ की। इसका उद्देश्य ये है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सड़क संपर्क है उसको मजबूत बनाना। इसका लाभ होगा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी होगी। अब ये जो परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं? तो इसमें द्वारका एक्सप्रेस वे टनल है, नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, इंटरचेंज और कानपुर कवरई कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। द्वारका टनल परियोजना की अगर हम बात करें तो इसकी जो लागत है वो 6,969 करोड़ रुपए है। 8.1 किलोमीटर ये लंबी टनल परियोजना होगी, 6 लेन वाली होगी और ये जोड़ेगी द्वारका एक्सप्रेस वे को वसंत कुंज से, ठीक है, जिसे नेल्सन मंडेला मार्ग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता के मामले में किस राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका ट्रंप। तो दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता पर हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे माता पिता अवैध प्रवासी हों या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे हों। ये फैसला किसने सुनाया है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई बच्चा अगर अमेरिका में जन्म लेगा तो वो अमेरिका का नागरिक होगा, ठीक है, चाहे उसके माता पिता अवैध प्रवासी हों या अस्थायी वीजा पर वो अमेरिका में रह रहे हों। अब हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को एक आदेश दिया था और इस आदेश में ये कहा था कि जो जन्मजात नागरिकता है उसको सीमित किया जाए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। इसका संवैधानिक आधार क्या है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी संविधान का जो 14वां संशोधन हुआ था 1868 में, उसके माध्यम से जन्म से नागरिकता की गारंटी दी गई थी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्रा। तो अनुपम मिश्रा जो हैं वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसका काम है इसके कार्य की अगर हम बात करें तो ये भारत की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहले एनबीटी भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रसून जोशी। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे दिया गया है? मैकॉन लिमिटेड को। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 14 जुलाई 2027। भारत जापान पहला रक्षा सह विकास समझौता कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि शंकर। हाल ही में किस प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक का निधन हुआ है? विजया मेहता। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। हाल ही में चर्चा में रहा सी लैब्स किस प्रकार का मंच है? तो यह एक डिजिटल मंच है। भारत की पहली पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया किस हेलीपोर्ट के लिए स्वीकृत की गई है? उंडावल्ली हेलीपोर्ट के लिए। और I2C पनडुब्बी केबल परियोजना कब लॉन्च की गई है? 2 जुलाई को। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जापान की करेंसी क्या है, तो वो एन है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका राइट आंसर बताया हुआ है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बाकी दोस्तों, आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के ई बुक PDF ये सभी प्राप्त कर सकते हैं।